हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और पिछले कुछ दिनों के हैं, तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देख भी रहे हैं आप कि किस पड़ोसी ने दुनिया में पहली बार रीयूजेबल रॉकेट का एक खास तरीके से परीक्षण किया है। समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म पर जाल में कैच कर लिया, ठीक है, नेट और लैंडिंग हुक के जरिए। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा की, एनसीआरबी के नए डायरेक्टर नियुक्त कर दिए गए हैं, स्कूल के पास एनर्जी ड्रिंक स्टिंग की बिक्री पर रोक लगा दी गई है किस राज्य में, बिश्केक में एक अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है, उसका नाम है मानस और महाभारत। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है वो आई है 2026 की, उसमें दुनिया में सबसे बेहतरीन शहर रहने योग्य कौन सा है और भारत में कौन सा है, ये सब चर्चा करेंगे। हैप्पी सिटी इंडेक्स है 2026 का। कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू हुई है, गुरु दक्षिणा कहाँ पर। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारत के 12वें क्रिकेटर का नाम शामिल हो गया है। महिला T20 वर्ल्ड कप है। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। उल्लास प्रोजेक्ट है, उसके तहत 6वां पूर्ण साक्षर राज्य ब्रिजमैन ऑफ इंडिया, उनका निधन हुआ है। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं कि किस पड़ोसी देश ने अपने रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर का सफल रिकवरी परीक्षण किया और दुनिया में पहली बार समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म और नेट और लैंडिंग हुक के तकनीक का उपयोग किया और पहली बार हुआ है दुनिया में। रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल तो कई बार हुआ है दुनिया के खासतौर पे 2 देश कहिए, अमेरिका उसके बाद फिर चाइना ने किया हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ है, लपक लिया गया है। आंसर क्या होगा, चीनी होगा। ये लपकने वाली जो बात है ना कि रॉकेट बूस्टर आया है और उसको जाल के जरिए लपक लिया गया है, तो चीन ने ये क्या है, चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अब तक क्या था ना कि दुनिया में एलन मस्क की जो कंपनी थी स्पेस एक्स, उसको आपने देखा कि उसका जो रॉकेट है फॉल्कन 9 भारी भरकम हाइड्रोलिक, उसके पास लेग होते हैं, हाइड्रोलिक लेग यानी पैर, उसके सहारे वो जमीन पर या समुद्री प्लेटफॉर्म पर, वो शिप पर वो सीधा ऊपर से नीचे उतर जाता था। चीन ने इस पारंपरिक तरीके को बिल्कुल तरह से बदल दिया है और चीन का जो लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट है उसमें कोई हाइड्रोलिक लेग नहीं लगाए हैं, यानी पैर नहीं लगाए गए हैं जिससे कोई आकर वो रुक जाए। इसमें एक खास काम किया गया है कि ये मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया समुद्र में, 25,000 टन वजन का था वो, और कंगारू नेट की तरह से वो था, और रॉकेट का पूरा जो हिस्सा है ना वो आया है और लैंडिंग हुक में फंस गया, हवा में उलझ गया और लटक गया। तो ये अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार समुद्र में ये प्रयोग किया गया है और पड़ोसी देश है हमारा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और ये मतलब ये जो जाल था जो वीडियो में भी देख रहे हैं आप, ये X या प्लस मतलब चौकोर आकार का था, विशाल जाल था, फैलाव बहुत ही बड़ा था ताकि हवा के झोंके से अगर रॉकेट थोड़ा दाएं बाएं भी होता है तो भी ये जाल के दायरे में रहे। और ये जो जाल कोई नॉर्मल नहीं था बल्कि हल्के सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर्स, उसमें कार्बन फाइबर कंपोजिट उसमें इस्तेमाल किया गया था, उससे बुना हो गया था ताकि इतना भारी भरकम जो रॉकेट है वो लपक लिया जाए, ठीक है। और अब सवाल आपके मन में होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया कि उसको हाइड्रोलिक पैर नहीं है जो आराम से उतरे, बल्कि उसको जाल में ही रोक लिया गया एक तरह से। उसकी वजह यह है कि क्या होता है कि जब अंतरिक्ष में कुछ भी ले जाना है, रॉकेट ही जाना है, उसका इंजन ही जाना है या फिर उसका मतलब बूस्टर ही जाना है, तो वजन बहुत मायने रखते हैं। जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ही उस रॉकेट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या है, इन्होंने चीन ने क्या किया, हाइड्रोलिक जो लेग है भारी भरकम उसको उसमें से हटा दिया। इससे क्या है, रॉकेट और ज़्यादा हल्का हो गया, वो हुक में आकर फंस गया, ठीक है, उसको लैंडिंग करने के लिए कोई पैर की जरूरत नहीं पड़ी।
इससे सैकड़ों किलोग्राम वजन कम हो गया और इससे क्या होगा, अब उस रॉकेट की जो पेलोड क्षमता है, यानी जो सामान अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता है, वो उसकी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये एक खास बात है। अब भारत के लिए क्या है, मतलब इसरो के लिए क्या है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV, उसके बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है, उस पर काम चल रहा है जो कि रीयूजेबल होगा। लेकिन अभी भारत पीछे है, चीन काफी आगे बढ़ चुका है और चीन तो दुनिया में अगर आप देखें इस तकनीक में काफी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। प्रश्न यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2026 में किन देशों की 6 दिवसीय यात्रा उन्होंने की है? आंसर का उपरोक्त सभी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सब हैं। ठीक है, 6 से 11 जुलाई तक वो इन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर है। तो उसमें से अगर हम कहें किन देशों में कब गए, तो 6 से 8 जुलाई तक वो इंडोनेशिया में थे। वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और अवार्ड भी मिला उनको। 8 से 10 जुलाई तक वो ऑस्ट्रेलिया में रहे, फिर 10 से 11 जुलाई को वो न्यूजीलैंड में रहे। ठीक है, इसके बारे में मतलब कई सारे एग्रीमेंट भी हुए हैं, अवार्ड मिले हैं, तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब फटाफट चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी BPRD, उसके डायरेक्टर जनरल यानी DG किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आलोक कुमार मित्तल। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उसी ने ये नियुक्ति की है। तो वो आलोक कुमार मित्तल जो हैं वो IPS अधिकारी हैं हरियाणा कैडर के। तो उनका कार्यकाल जो है ना वो 2029 जून तक रहेगा। अब ये क्या है BPRD? तो ये इसको फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली प्रमुख एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1970 को और देश भर में जो पुलिस से रिलेटेड जो रिसर्च है और ट्रेनिंग है, इन सब मुद्दों पर काम करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। मुख्य उद्देश्य यही है कि पुलिस का आधुनिकीकरण हो, अपराध विज्ञान जो है ना उस मामले में काम हो सके, ट्रेनिंग बेहतर हो सके, जेल सुधार हो सके, इन सब के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका निदेशक किसको नियुक्त किया गया? अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश बैच के IPS अधिकारी हैं वो, आलोक रंजन की जगह वो ले रहे हैं। तो NCRB का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्थापना हुई थी 1986 में 11 मार्च को, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। मुख्य काम जो है उसका अपराध का डेटा जुटाना है। ठीक है, और इसके अलावा एक खास तौर पे ये ध्यान रखेगा आप, CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स। क्या है? CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, उसका संचालन करना, फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड रखना। इसके पास नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो यानी CFPB उसका जिम्मा है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराधी हैं उसके उंगलियों के निशान, डेटाबेस ये सब रखता है। तो जिससे क्या है ना, आजकल बहुत पुराने पुराने क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं। पता चला 20 साल 10 साल पुराने जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े जा रहे हैं। कैसे पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि पुलिस वालों को एक खास तरह का सॉफ्टवेयर दिया गया है। जैसे ही किसी की संदिग्ध गतिविधि दिखती है रोड पर चलते हुए कहीं भी, तो पुलिस बस कहती है कि आप अपना फिंगरप्रिंट डालो। फिंगरप्रिंट डाला और अगर उसने कभी कोई क्राइम किया हुआ है तो फिर उसका रिकॉर्ड सामने आ जाता है। ये सब आधार के जरिए कनेक्टेड है और आधार के जरिए मतलब ये सब चीजें हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, व्यक्ति डिटेक्ट हो रहा है, क्रिमिनल डिटेक्ट हो रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि शार्प लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, और डेली का PDF भी वहाँ पर होता है, फ्री PDF में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 तरह के बैचेज हैं वहाँ पर। एक बेसिक है जो कि SSC टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, और उसमें खासियत ये है कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारे PDF, वीडियो, टेस्ट ये सब कुछ मिल जाते हैं। तो एक तो बेसिक है जो कि 1 डे एग्जामिनेशन को लेकर है, और दूसरा जो है ना वो है ISPCS एग्जामिनेशन को लेकर, वो एडवांस करंट अफेयर प्रोग्राम है। उसका वीडियो अलग होता है, उसका PDF अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, एडवांस लेवल का होता है,
और संडे को स्पेशली जो है ना वो 3-4 घंटे के लाइव क्लासेस होते हैं और वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। और एक बार और रिमाइंड करा दूं आपको कि अगर आपने हाफ ईयरली करंट अफेयर्स नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे भी है और शार्प लर्निंग ऐप पर भी अवेलेबल है वो। और उसके ज़रिए अगली जो एग्जामिनेशन उसमें बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उसका निदेशक किसको नियुक्त किया गया? आंसर होगा सुजीत पांडे। उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 31 जुलाई 2028 तक वो इस पद पर रहेंगे। तो ये जो संस्थान है वो क्या है? ये भारत की प्रमुख सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, जो यूपीएससी के द्वारा जो चयनित होते हैं ना आईपीएस अधिकारी, उनको ट्रेनिंग यही इसी के द्वारा दी जाती है। ये हैदराबाद यानी तेलंगाना के शिवरामपल्ली के पास में ये स्थित है। स्थापना हुई थी 1948 में। शुरुआत में स्थापना हुई थी माउंट आबू में, राजस्थान में, लेकिन बाद में फिर इसको अस्थायी रूप से हैदराबाद में वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक स्टिंग जो है ना काफी पॉपुलर है, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी? आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। और न्यूज भी आप देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 3 जुलाई को ही ये फैसला लिया। महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत ही, मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला है कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में ये बैन रहेगा। दरअसल क्या ना है, इसमें स्टिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन है। ठीक है, तो कैफीन है, उससे नुकसान होता है, बच्चों को तो खास तौर पर नुकसान है। कैफीन इतना लेना नहीं चाहिए। तो वो एनर्जी ड्रिंक के नाम पर जो कैफीन बहुत ज़्यादा पिलाया जा रहा है बच्चों को, उससे नुकसान हो रहा है और उसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, इसी की वजह से ये किया गया। और आपको बताऊं कि गलत ब्रांडिंग और भ्रामक दावों के लिए कई सारे नोटिस भी जारी किए गए हैं एफएसएसएआई के द्वारा। कई सारे अलग अलग एनर्जी ड्रिंक जो नाम देते हैं ना उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत और किस देश के बीच में बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत का शुभारंभ किया गया? आंसर का होगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है ना उसी की राजधानी है बिश्केक, तो वहीं पर ये स्थापित किया गया है। और ये जो है ना वो मतलब ये न्यू दिल्ली में जो स्थित है, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यानी CSIR, उसी के द्वारा, और किर्गिस्तान का जो मानस नेशनल एकेडमी है उसके बीच में एक महत्वपूर्ण पहल है। उद्देश्य यही है इसका कि भारत के जो महाकाव्य हैं महाभारत और किर्गिस्तान के जो राष्ट्रीय महाकाव्य मानस है, उसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में सभ्यता, इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, इन सब के रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। तो किर्गिस्तान की बात कर रहे हैं। किर्गिस्तान, उसकी राजधानी बिश्केक है। मुद्रा वहां पर क्या चलती है? किर्गिस्तानी सोम। प्रेसिडेंट है वहां के सादिर जपारो। पड़ोसी उसके देश हैं कजाकिस्तान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सब पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन है, डेनमार्क का शहर है ये। तो अभी जुलाई में ही ये इंडेक्स जारी हुआ है। दुनिया भर के 173 यानी 173 सिटीज का आकलन किया गया है और उन्हें रहने योग्य के आधार पर रैंकिंग दी गई है। और ये एनुअल रैंकिंग है, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। ओके, तो 30 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। प्रमुख 5 संकेतकों की श्रेणियां हैं, जैसे देख भी रहे हैं आप। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य सेवाएं यानी हेल्थ केयर, संस्कृति एवं पर्यावरण यानी कल्चर एंड एनवायरमेंट, इसके अलावा एजुकेशन है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी अवसंरचना। तो कोपेनहेगन जो है ना डेनमार्क की राजधानी है और दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया है। लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया। अच्छा, भारत का कोई भी जो शहर है ना टॉप 100 में नहीं आ सका है। ठीक है,
पश्चिमी देश ही ज़्यादातर उसमें है। अगर टॉप 10 रहने लायक देखेंगे तो लिस्ट भी मेरे बगल में देख रहे हैं। कोपेनहेगन है पहला, डेनमार्क की राजधानी है। दूसरा है वियना, ऑस्ट्रिया में है वियना। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। ओसाका है जापान का। एडिलेड है ऑस्ट्रेलिया का। वैंकूवर है कनाडा का। और टोक्यो है जापान का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वो है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। तो ये जो रिपोर्ट आई है उसी में ये बताया गया है न्यू दिल्ली भारत में सबसे आगे है। और न्यू दिल्ली में एजुकेशन के क्षेत्र में 66.7 अंक प्राप्त हुए हैं, जो मजबूत श्रेणी में रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 58.9 अंक मिले हैं। वहीं हेल्थ सर्विसेज में 41.7 अंक, सांस्कृतिक और पर्यावरण श्रेणियों में 35.4 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसी सब के आधार पर टोटल जो अंक मिला है 48.1 और 120वां रैंक मिला है। 120वां बहुत मतलब अच्छा नहीं है। बाकी शहरों में देखेंगे तो मुंबई को 121वां, चेन्नई को 123वां, बेंगलुरु को 127वां स्थान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं कि टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 उसके अनुसार भारत का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? यहां ध्यान दीजिएगा, टाइम आउट जो लिखा हुआ है उसके बारे में कई सारे जो एजेंसी है वो ये इस तरह के हैप्पी सिटी इंडेक्स के तौर पर निकालती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ध्यान के तौर पर टाइम आउट लिखा है जिसके द्वारा ये जारी किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर क्या होगा? जयपुर। ये दुनिया में इसका रैंक जो है ना 6th है, बेहतर ही है। और ये रैंकिंग जो है दिल्ली स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है टाइम आउट उसी के द्वारा ये जारी की गई है। और इसमें प्रत्येक शहर की जो संस्कृति है, पार्क है, ग्रीन एरिया है, वहाँ पर कैसा माहौल है, सड़कें कैसी है, मनोरंजक है, नाइट लाइफ कैसी है, चीज़ें कैसे बिकती हैं, मार्केट कैसा है, इन सब चीज़ों पर वो देखा जाता है। जयपुर को आप जानते हैं पिंक सिटी भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि टाइम आउट के द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो है बाथ, यूनाइटेड किंगडम का है। देखिए रोमन काल में बने यहाँ पर जो बाथरूम्स हैं, स्नानागार हैं, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये इंग्लैंड का शहर बाथ, वो पहले स्थान पर ये है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो 10 खुशहाल शहर हैं उनमें पहला नंबर पर बाथ है यूनाइटेड किंगडम का। दूसरे पनामा सिटी है पनामा का। तीसरा स्थान है ग्वाडालजारा, ये मैक्सिको का है। चौथा है मेडेलिन कोलंबिया का। पांचवा है क्रोकोव पोलैंड का। छठा तो जयपुर है भारत का। सातवां शिकागो है यूएसए का। आठवां है केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का। नौवां स्थान है शंघाई चाइना का। और 10वां स्थान है गोटेबर्ग स्वीडन का। अगला क्वेश्चन है कि कैशलेस चिकित्सा योजना गुरु दक्षिणा किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और ये गुरु दक्षिणा नाम से ही समझ लीजिएगा कि ये जो शिक्षक लोग हैं वहाँ के जो सरकारी, उनके लिए कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई है। तो लोकप्रिय नाम गुरु दक्षिणा के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? वह हैं सौरव गांगुली, भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान हैं। उनको जुलाई में ही उनके 54वें जन्मदिन पर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इसी दिन उनकी एक बायोपिक दादा द सौरव गांगुली स्टोरी, उसका फर्स्ट लुक भी जारी किया गया जब ये जारी हुआ था, उनका नाम आया था। तो ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। और अगर हम लोग देखेंगे बिशन सिंह बेदी पहले व्यक्ति थे 2009 में, फिर कपिल देव 2010 में, सुनील गावस्कर को 2009 में ही शामिल किया गया था, अनिल कुंबले 2015 में, राहुल द्रविड़ 2010 में, 2018 में, हाँ, सचिन तेंदुलकर 2019 में, वीनू मांकड़ 2021 में, वीरेंद्र सहवाग 2023 में, डायना
एलजूली 2023 में, नीतू डेविड 2024 में, महेंद्र सिंह धोनी 2025 में, फिर अब सौरव गांगुली 2026 में शामिल किए गए हैं। हॉल ऑफ फेम क्या है? ये आईसीसी उसके द्वारा ये शुरुआत है, एक तरह से लिस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा 2009 में शुरू की गई थी। उद्देश्य यही है कि क्रिकेट इतिहास के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको जो ऐतिहासिक उपलब्धि हैं, उसको सम्मानित किया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये फाइनल में मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को 7 रन से हराया और ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो 2012, 14, 2018 के फाइनल में भी इंग्लैंड को हराकर चैंपियन रह चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण। भारत के 98वें यानी 98th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो एस अश्वथ वो बन गए हैं। 17 वर्ष के हैं, तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी हैं। तमिलनाडु से बहुत शतरंज खिलाड़ी निकले हैं। तो उन्होंने जुलाई में ही पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर जो राउंड रॉबिन शतरंज टूर्नामेंट, उन्होंने उसमें अपना जो अंक बेहतर किया और उसी के साथ उनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल गया है। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है ना वो फिडे के द्वारा दिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है उसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि उल्लास प्रोजेक्ट के तहत देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड है। ठीक है, कई बार बच्चे पूछते हैं मैसेज में, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे ही कि सर केरल भी तो है, केरल तो शुरू से है कि पूर्ण साक्षर, तो ये इस लिस्ट में गायब है। तो देखिए आप, सरकार जो है ना वो बड़ी चालाक है। वो क्या करती है, अलग अलग समय में अलग अलग स्कीम लेके आती है। तो एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, उसके तहत ये उल्लास एक प्रोग्राम लॉन्च किया सरकार ने, केंद्र सरकार ने। तो उसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो उसके तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत जो साक्षर राज्य बन रहे हैं उसकी ये लिस्ट है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। तो उसी के तहत ये सब साक्षर राज्य बन रहे हैं कई सारे। सबसे पहले हम लोग देखा था मिजोरम, उसके बाद गोवा, फिर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, ये सब जो है ना वो साक्षर राज्य के रूप में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, उल्लास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो एनईपी के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य ये है कि 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको बुनियादी शिक्षा, काम करने की जो स्किल है और साक्षरता, ये सब देना है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। मतलब जो सीख रहे हैं स्कूल में उनको उतना काउंट नहीं किया जाता। अब ऐसा नहीं कर सकते कि नर्सरी में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको हम साक्षरता का बात बता रहे हैं, नहीं। 15 या उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं उसमें, उन सब में साक्षरता मिल सके। तो ये उत्तराखंड है, 6ठा राज्य। राजधानी क्या है? देहरादून है शीतकालीन, और एक और है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूपी कैबिनेट ने किस कस्बे का नाम परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर का जलालाबाद। जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य कैबिनेट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, तो उसी ने ये तय किया है। और ये जलालाबाद कहाँ का है कस्बा? तो शाहजहांपुर जो जिला है ना, उसी का कस्बा है। और ये कहा गया है कि ये भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, वहाँ पर मंदिर भी है प्राचीन, तो नाम चेंज कर दिया गया है। अब क्या होगा? देखिए अभी चेंज मतलब फाइनली नहीं हुआ है, अभी मंजूरी दी गई है, तो ये प्रस्ताव जाएगा केंद्र सरकार के पास। वहां पर गृह मंत्रालय इसके एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश भर के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस सब में नाम चेंज होंगे, मैप में भी नाम चेंज होंगे। तो ये सब करवाने के लिए उसमें बहुत खर्च होता है, करोड़ों, एक नाम चेंज करने में मतलब कई दशकों करोड़ खर्च, दसियों करोड़ खर्च हो जाते हैं। कहीं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व जूनोज दिवस कब मनाता है? तो ये 6 जुलाई को मनाया जाता है, जूनोटिक रोग को लेकर, उसकी जागरूकता के लेकर। जूनोटिक रोग क्या है? जो पशुओं से संपर्क आने पर जो बीमारियां होती हैं, जैसे रेबीज हो गया, इन्फेक्स हो गया,
ब्रुसेलोसिस हो गया, कोविड-19 ही देख लीजिए, एवियन फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, तो इन सब को लेकर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। ये राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड है ना, उसी के सहयोग से ये आयोजित किया जाता है पूरे देश में। और दो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर KH अली कुल्ही और इसके अलावा डॉक्टर HL चौधरी, उनकी याद में मनाया था। उन्होंने ना मछली पालन के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी काम किया था, उसके लिए प्रजनन वगैरह को लेकर मछलियों के। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या है? युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना आज और भविष्य के लिए, ये है इस बार की थीम। अच्छा, क्यों मनाया जाता है 11 जुलाई को? है बात है 1987 की, जब दुनिया भर की जो आबादी है ना वो 5 अरब को पार कर गई थी। तो उसी समय से मनाया जाता है। बाद में फिर UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने औपचारिक रूप से इस दिवस की शुरुआत की थी। उद्देश्य ये कि जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा नियंत्रण हो सके, परिवार नियोजन, इसके अलावा लैंगिक समानता, उस पर काम हो सके, गरीबी पर काम हो सके, तो इन सब को लेकर ये है। और आपको पता होगा कि भारत जो है ना 2023 से दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय ने संजीव जैन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो वो उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया, तो उनकी नियुक्ति कर दी गई है उत्तर कोरिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को मनाया जाता है वैश्विक क्षमा दिवस। अगला क्वेश्चन है कि एस जानकी, उनका निधन हो गया 11 जुलाई 2026 को, तो किस वजह से काफी पॉपुलर थी? तो पार्श्व गायिका थी और संगीतकार थी, यानी प्लेबैक सिंगर और म्यूजिशियन थी, काफी पॉपुलर रही हैं। 88 ईयर की थी। 11 जुलाई को निधन हुआ मैसूर में, कर्नाटक में। और दक्षिण भारत की उनको नाइटेंगल यानी कोकिला के नाम से उनको जाना जाता था। जानकी अम्मा के नाम से उनको लोग पुकारते थे दक्षिण भारत में। अपने करियर में 48,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे और ज़्यादातर हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सब भाषाओं में थे। और जैसे एक गाना मैं बताऊं, बोल बेबी बोल, जो मेरी जंग जो पिक्चर थी उसकी थी। और भी बहुत सारे गाने उन्होंने, गोपाला गोपाला वो जो गाना था, ये सब अपने। अच्छा, उनको 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, उनको 2013 में 2013 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया था और बेबाकी से कहा था कि उन्होंने जो भारतीय संगीत में जो योगदान दिया है, इतना लंबे समय तक काम किया है, तो उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, और फिर उन्होंने नहीं लिया था। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर आपको कंटेंट बताएंगे। ओके, बाय।